हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर हम कल कंप्लीट कर चुके थे। उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू थे वो हमने कल डिस्कस किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। क्लास 6 की आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 है आरंभिक मानव की खोज में। फर्स्ट चैप्टर हम कल कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखिर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? हमें बताना है कि इनमें से कौन से वो पूरा स्थल हैं जिससे मनुष्य के आखिर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऑप्शन है ए भीमबेटका, ऑप्शन बी हुंसगी, ऑप्शन सी चिरांद और ऑप्शन डी कुरनुल गुफाएं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री एनसीईआरटी की जो 6 क्लास की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, उसकी रीडिंग करनी है। उसके बाद आपको इन एमसीक्यू को लगाना है तो आप इनके आंसर अच्छे से दे पाएंगे और आपको पता रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या उसमें छोड़ दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिरांद। चिरांद वो पुरास्थल है जहाँ से मनुष्य के आखिर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि चिरांद एक नवपाषाणकालीन स्थल है। ध्यान रखिएगा, चिरांद एक नवपाषाणकालीन स्थल है, जबकि भीमबेटका हुंसगी, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, हुंसगी कर्नाटक में और कुरनुल गुफाएं आंध्र प्रदेश में, ये तीनों ही पुरापाषाणकालीन स्थल हैं जहां से मनुष्य के आखिर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कि चिरांद से मनुष्य के आखिर तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन है भीमबेटका, हुंसगी और कुरनुल की गुफाओं से मनुष्य के आखिर तक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं, जबकि चिरांद एक नवपाषाणिक पुरास्थल है। भीमबेटका की गुफाएं नर्मदा नदी के किनारे हैं मध्य प्रदेश में, हुंसगी कर्नाटक में है और कुरनुल की गुफाएं, जो हुंसगी और कुरनुल की गुफाएं हैं वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे पर है, हुंसगी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और कुरनुल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, वो भी तुंगभद्रा नदी के किनारे ही स्थित है। ये तीनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं? हमें बताना है इनमें से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। नंबर 1 है मेहरगढ़, नंबर 2 बुर्जहोम, नंबर 3 महागढ़ा, नंबर 4 कोल्डी हवा और नंबर 5 दाऊजली हेडिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 और 5 ये पांचों ही नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। मेहरगढ़ भी पुरास्थल है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, महागढ़ा उत्तर प्रदेश में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है और दाऊजली हेडिंग पूर्वोत्तर में है, पूर्वोत्तर भारत में। तो ये पांचों ही जो पुरास्थल है, ये पांचों ही पुरास्थल नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पुरापाषाणकालीन औजार थे, पाषाण औजार थे, क्योंकि पुरापाषाण काल में पत्थरों के ही औजार थे तो उन्हें कहते हैं पाषाण औजार। तो उन औजारों के निर्माण के बारे में हमें बताना है। 2 कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल यानी कि फैक्ट्री साइट कहलाता है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। जहां भी इन पत्थरों से औजार बनाए जाते थे उन स्थानों को हम उद्योग स्थल यानी कि फैक्ट्री साइट कहते हैं, उन्हें फैक्ट्री साइट के नाम से जाना जाता है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक यानी कि प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है।
पत्थर के औजारों का जो निर्माण किया जाता था उसके लिए जो तकनीक यूज़ की जाती थी उसे कहा जाता था दबाव शल्क तकनीक या फिर पत्थर से पत्थर को टकराना। दो प्रकार की तकनीक के माध्यम से पत्थर से औजारों का निर्माण किया जाता था। एक थी दबाव शल्क तकनीक और दूसरी थी पत्थर से पत्थर को टकराना। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संबंध में ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं कि पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल यानी कि फैक्ट्री साइट कहा जाता था और पत्थर के इन औजारों के निर्माण के लिए यूज की जाने वाली तकनीक थी दबाव शल्क तकनीक। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे और तब उन्हें कहते थे हम आवास और उद्योग स्थल एक साथ, क्योंकि लोग इन स्थानों पर कुछ अधिक समय तक रहने लगे थे। पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए 2 तकनीकों का यूज होता था। पहली तकनीक थी जिसे कहते थे पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी इम्पिंग स्टोन टू स्टोन। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़ा जाता था और दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह उस पत्थर पर चोट करके शल्क निकाले जाते थे। उसे कहते थे पत्थर से पत्थर को टकराना। दूसरी तकनीक होती थी दबाव शल्क तकनीक, जिसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे और फिर इस क्रोड पर हड्डी या फिर पत्थर रख कर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे। तो दोनों ही तकनीक याद रखिएगा कि पुरापाषाण काल में पत्थरों के औजारों के निर्माण के लिए कौन सी 2 तकनीकों का यूज किया जाता था, दबाव शल्क तकनीक और पत्थर से पत्थर को टकराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है ए भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन बी कुरनुल गुफा, ऑप्शन सी कोल्डी हवा और ऑप्शन डी हुंसगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कुरनुल गुफाएं। कुरनुल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से राख के साक्ष्य मिले हैं और कुरनुल गुफाएं एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। यानी इससे हमें पता चलता है कि पुरापाषाण काल में ही आग का यूज होने लगा था। आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हो गई थी। तो पुरापाषाण काल में ही राख के साक्ष्य हमें कुरनुल स्थान से मिलते हैं, जो कुरनुल की गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। कुरनुल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण काल में जलवायु में जो परिवर्तन आए थे उससे क्या नए बदलाव आए वो हमें बताने हैं। कथन नंबर 1 है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण युग में जब जलवायु में परिवर्तन हुए तो उसके कारण उन बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। कथन नंबर 2 है, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण सोर्स बन गई थी। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। मछली मध्य पाषाण युग में ही भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। कथन नंबर 3 है, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण युग में जब जलवायु में परिवर्तन हुए तो गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। तो मध्य पाषाण युग शुरू होता है लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से, जिसे हम मेसोलिथ के नाम से भी जानते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे और घास क्षेत्र के बढ़ने से फिर घास खाने वाले जीव भी बढ़ने लगे। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण सोर्स बन गई। गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया और समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? यानी मानव सभ्यता का जो प्रारंभिक काल है, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, उसे हम अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। हमसे पूछा गया है कि उन 3 भागों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल और ऑप्शन डी महापाषाण काल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महापाषाण काल। ये महापाषाण काल इन 3 भागों का हिस्सा नहीं है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। महापाषाण काल उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब प्लीज़ इसे अच्छे से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी में कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, या यहाँ आपका बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप एक बार उसकी रीडिंग कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दिया है, उसकी रीडिंग भी मैंने कराई है। आप उसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप इन एमसीक्यू को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना था और क्या उसमें ध्यान रखना था। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। जो महापाषाण काल का संबंध है वो दक्षिण भारत से है, वहाँ विशाल पाषाण खंडों से यानी कि विशाल पत्थरों से बनी हुई समाधियों से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? यानी इनमें से वो कौन सा पुरा स्थल है, वो कौन सा प्राचीन स्थल है जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला यानी कि प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए अमरावती, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाघ की गुफाएं और ऑप्शन डी अजंता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, भीमबेटका वो पुरा स्थल है, वो प्राचीन स्थल है जिसे जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। भीमबेटका की गुफाओं से हमें कई चित्र मिले हैं, उन्हें कहा जाता है शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता की गुफाएं और बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की है, यानी ऐतिहासिक कालीन है। जो अजंता की गुफाएं हैं और बाघ की शैलकृत गुफाएं हैं वो मौर्य काल के बाद की हैं, उसे हम शामिल करते हैं ऐतिहासिक काल में, क्योंकि तब के हमारे पास प्रमाण है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहनकालीन माना जाता है। तो ऑप्शन में जो अमरावती स्थान दिया गया है वो अपने स्तूपों के लिए फेमस है, जो सातवाहनकालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है विभिन्न काल और दूसरे तरफ है उनसे संबंधित उनका टाइम पीरियड। सबसे पहला है हमारा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल माना जाता है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक। तो ए का है हमारा 2, और जब ए का 2 है तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि नंबर बी है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल माना जाता है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। तो बी का है हमारा 3, और जब ए का 2 है और बी का 3 है तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर भी देखते हैं, सी है हमारा महापाषाण काल। महापाषाण काल माना जाता है 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व, यानी सी का है हमारा 4, और डी है उत्तर पाषाण काल यानी कि नवपाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो उत्तर पाषाण काल माना जाता है शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व से, इसकी शुरुआत होती है उत्तर पाषाण काल की 10,000 वर्ष पूर्व, यानी डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। पुरापाषाण काल का जो
टाइम पीरियड है वो है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। उत्तर पाषाण काल यानी कि नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 वर्ष पूर्व। और महापाषाण काल का टाइम पीरियड है 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1900 वर्ष पूर्व तक। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। पुरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। और उत्तर पाषाण काल अर्थात नव पाषाण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। और महापाषाण काल का संबंध है दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से, और इसका काल माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी यानी कि 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है पुरापाषाण काल, नंबर 2 है मध्य पाषाण काल, नंबर 3 है नव पाषाण काल। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उपर्युक्त में से किस या किन काल के औजारों को हम माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं, यानी किस काल के औजारों को हम माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहते हैं। तो पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है उसके औजारों को ही हम माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं हम मध्य पाषाण काल के औजारों को हम माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। तो ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड और उसके औजारों को क्या कहते हैं, और औजारों में लकड़ियों का और हड्डियों का उपयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुंसकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसकी जो कि आधुनिक कर्नाटक में है, उससे संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कूट की सहायता से कि कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, हुंसकी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है, हुंसकी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कथन नंबर 2 है, यहां से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। तो कथन 2 हमारा गलत है, क्योंकि हुंसकी से जो औजार प्राप्त हुए हैं वहां से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से नहीं बल्कि चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो ध्यान रखिएगा, हुंसकी से प्राप्त अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, हुंसगी कर्नाटक में स्थित एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुंसकी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ना कि बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के जो साक्ष्य मिले हैं उससे रिलेटेड 3 कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। तो कथन 1 हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण युग से प्राप्त होते हैं, ना कि नवपाषाण युग से। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें जो आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं। तो भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं?
किस युग के हैं वो हैं पुरापाषाण युग के। कथन नंबर 2 है आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि जो पटना पुरास्थल है वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, लेकिन वो पटना पुरास्थल आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कथन नंबर 3 है प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इससे मानक बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन के प्रमाण मिले हैं और इनसे मन के बनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं, यानी उन छिलकों पर चित्रांकन किया गया है और उससे मन के भी बनाए जाते थे, इसके भी प्रमाण मिले हैं। तो कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं जिस प्रकार से इसमें ऑप्शन बनाए गए हैं। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल से मिले हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और उनसे मन के बनाने का प्रमाण भी मिलता है और हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के शैल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि शुतुरमुर्ग के अंडों के जो शैल हैं लगभग 25,000 वर्ष पुराने, वो राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं वो डिस्कस किए हैं। हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका जो डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।